हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक सा चैप्टर दैट इज ब्रांच अकाउंटिंग। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं थॉरो रिवीजन ब्रांच अकाउंटिंग का। तो शुरुआत करते हैं ब्रांच अकाउंटिंग का रिवीजन। सबसे पहले आपको यह समझना है कि ब्रांच अकाउंटिंग में कितनी तरह की ब्रांच होती है। तो बेसिकली दो तरह की ब्रांच है, एक डोमेस्टिक और दूसरी फॉरेन ब्रांच। जो डोमेस्टिक ब्रांच होती है ना, वो दो तरीके से हो सकती है, डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। लेकिन जो फॉरेन ब्रांच होती है वो जनरली इंडिपेंडेंट ही होती है। अब हमें डोमेस्टिक और फॉरेन को अलग अलग इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि डोमेस्टिक ब्रांच जो होगी उसमें सारी की सारी ट्रांजेक्शन इंडियन रुपीज में ही होगी, बट जो फॉरेन ब्रांच होगी उसके अंदर सारी ट्रांजेक्शन जो होंगी वो कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसी में होगी, और उसको फॉरेन करेंसी में पहले हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंडियन करेंसी में। उसके लिए हमें रेफर करना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 को। तो अगर आपने इससे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 नहीं पढ़ा है तो उसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो में दे दूंगा। राइट, इसके बाद बारी आती है कि डोमेस्टिक और फॉरेन ब्रांच में हमने डिवाइड कर लिया। अब ये डोमेस्टिक के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है? तो बेसिकली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इन दोनों की भी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। वो अलग क्यों होता है वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। राइट, इसके बाद हम आए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। सबसे पहली जरूरी बात आपको यह समझनी है कि ब्रांच ओपन ही क्यों करनी है। ब्रांच ओपन करी जाती है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, ताकि आप अपने रेवेन्यूज को ग्रो कर पाए। लेकिन जैसे ही हम ब्रांच ओपन करते हैं वहां पर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो एक एक्सपेंशन है वो भी हो जाता है, क्योंकि हमारे को ब्रांच का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब मान लीजिए अगर मेरे पास 10 ब्रांचेस हैं और 10 की 10 ब्रांचेस सेम तो परफॉर्म नहीं करेंगी, सब अलग अलग परफॉर्म करेंगी, तो सबकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मुझे सबके अकाउंट्स अलग अलग प्रिपेयर करने पड़ेंगे। राइट, अब डिपेंडेंट ब्रांच को अब हम कैसे जाने कि जो डोमेस्टिक ब्रांच है उसमें से कौन सी डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट ब्रांच की जो मेन कंडीशन है ना, मेन कंडीशन वो ये है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मेंटेन कर रहा है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एचओ मेंटेन कर रहा है, ब्रांच कोई बुक्स मेंटेन नहीं कर रहा, तो इन दैट केस ये मान लिया जाएगा कि वो डिपेंडेंट ब्रांच है। और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच खुद बना रहा है, एचओ मेंटेन नहीं कर रहा, तो इन दैट केस वो बन जाएगी इंडिपेंडेंट ब्रांच। राइट, तो वैसे तो कंडीशन 3 होती है। पहली बात कि भाई सारे गुड्स मैं भेजूंगा, पर ब्रांच चाहे तो वो गुड्स बाहर से भी खरीद सकता है कभी कभी फॉर अ चेंज। फिर सारे खर्चे ब्रांच के मैं पे करूंगा, ब्रांच अपने कैश में से कोई कैश पे एक्सपेंस नहीं पे करेगा, बट जरूरत पड़ने पे वो भी ब्रांच कर सकता है। लेकिन रात रही बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो सबसे मेन कंडीशन यही है कि ब्रांच जो है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन बना रहा है। अगर उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एचओ बना रहा है तो इन दैट केस वो डिपेंडेंट ब्रांच है, और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच खुद बना रहा है तो वो इंडिपेंडेंट ब्रांच है। राइट, नाउ अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं डोमेस्टिक में डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के 3 तरीके हैं, यानी कि बुक्स कौन बनाएगा? एचओ बनाएगा। अब एचओ जब उस बुक्स को बनाएगा तो उसको बनाने के भी 3 मेथड है। पहला मेथड स्टॉक एंड डेटर मेथड, जहां पर पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी तरीके से। दूसरा मेथड डेटर मेथड, डेटर मेथड के अंदर आपका एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज ब्रांच अकाउंट। और तीसरा मेथड है आपका फाइनल अकाउंट्स मेथड। फाइनल अकाउंट्स मेथड इज मोर और लेस ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। ओके जी, अब हम आए सबसे पहले ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड से। जब भी हम स्टॉक एंड डेटर मेथड फॉलो करते हैं तो वहां पर हमारे को बनाने पड़ते हैं सारे लेजर्स। यानी कि जैसा आपने अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ा था जिसमें आपने सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से सारे लेजर्स बनाने के बाद प्रॉफिट बताया था, वैसे ही सेम आपको यहां पे भी ऐसा ही करना है। कौन कौन से लेजर बनेंगे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनेगा, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनेगा, देन ब्रांच कैश अकाउंट बनेगा, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनेगा, ब्रांच पीएनएल अकाउंट बनेगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनेगा, देन इसके बाद ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट बनेगा, और अगर और कोई एसेट है तो ब्रांच के साथ उसका भी अकाउंट बनेगा। लेट्स से ब्रांच के पास फर्नीचर पड़ा है तो ब्रांच फर्नीचर अकाउंट भी बनेगा। ओके, देन हम आए जर्नल एंट्री से। बेटर है कि हम इसको अकाउंट के थ्रू समझते हैं। जर्नल एंट्री से समझने के बाद भी अकाउंट्स पे तो आना पड़ेगा, और पेपर में आने वाली चीजें क्या है? अकाउंट्स ही है। तो हम इसे अकाउंट के तरीके से समझते हैं। सबसे पहला, जब एचओ यानी कि हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजेगा तो क्या होगा? तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, और गुड्स सेंड टू ब्रांच का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक। राइट, अब इसके बाद जब गुड्स वापस आ जाएंगे तो यानी कि ब्रांच अगर गुड्स रिटर्न कर देता है एचओ को, तो अगर ब्रांच गुड्स रिटर्न कर देता है एचओ को, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न, और गुड्स सेंड टू ब्रांच का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट हो गया ब्रांच स्टॉक अकाउंट। इसके बाद ब्रांच सेल्स करेगा। जब ब्रांच सेल्स करेगा तो एंट्री पास होगी ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट,
अगर कैश में बेचा है तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि देखिए डेटर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेटर का अकाउंट में डेबिट साइड पे टू ब्रांच सेल्स, और कैश के अकाउंट में भी डेबिट साइड पे टू ब्रांच सेल्स अकाउंट। और ब्रांच सेल्स को हम ट्रांसफर कर देंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, मतलब ब्रांच स्टॉक की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय ब्रांच सेल्स कैश और क्रेडिट। और यही अगर गुड्स रिटर्न आ जाए यानी कि सेल रिटर्न आ जाए तो ब्रांच डेटर क्रेडिट हो जाएंगे, ब्रांच डेटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ब्रांच डेटर का अकाउंट क्रेडिट हो गया बाय सेल रिटर्न, और ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राइट। देन इसके बाद क्या होगा, ये तो हो गई बात हमारी कि जब तक ब्रांच अकाउंट हम बना रहे, ब्रांच स्टॉक बना रहे। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने कुछ एक्सपेंसेस करे, यानी कि एचओ ने एक्सपेंसेस करे। अगर एचओ ने एक्सपेंसेस करे तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा टू एचओ कैश। और मान लो अगर ब्रांच ने खुद एक्सपेंस करे तो फिर ब्रांच एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और ब्रांच कैश का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद मान लीजिए बैड डेट्स हो गई या डिस्काउंट दे दिया या अलाउंसेस दे दिया हमने अपने डेटर्स को, तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी कि ब्रांच के एक्सपेंस में डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, अलाउंसेस आ जाएंगे और डेटर के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। देन हम इसके बाद डेटर से कलेक्शन करेंगे, डेटर से कलेक्शन की एंट्री होती है कैश टू डेटर, तो ब्रांच डेटर में क्रेडिट हो गया और ब्रांच कैश अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। डन है जी। ये सारी जर्नल एंट्री करने के बाद, यानी ये सब कुछ करने के बाद हम करते हैं अनलोडिंग। अनलोडिंग किस किस की होती है, देखो जी अनलोडिंग होती है 4 चीजों की। अनलोडिंग का मतलब क्या होता है, अनलोडिंग का मतलब होता है वो ट्रांजैक्शंस अनलोड होंगी जो ब्रांच और एचओ के बीच में हुई है। अब मैं एचओ हूं, आप ब्रांच है, ठीक है जी, ऐसे कंसीडर करके चलते हैं, मैं एचओ हूं और आप ब्रांच है। मैंने आपको गुड्स भेजे, अनलोड होगा। आपने मुझे गुड्स रिटर्न करे, अनलोड होगा। आपके पास मेरा स्टॉक पड़ा है, अनलोड होगा। आपके पास मेरा ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, अनलोड होगा। अब आपने कस्टमर को गुड्स बेचे, अनलोडिंग नहीं होगी, क्योंकि यहां पर ट्रांजैक्शन आपके और कस्टमर के बीच में हुई है। तो सिंपल सा फंडा है, जो ट्रांजैक्शन आपके और मेरे बीच में इनवॉइस प्राइस पे होगी वो अनलोडिंग होगी, यानी जो गुड्स से रिलेटेड होगी। अब मान लो मैंने आपको कैश दिया, नहीं होगा। आपने मुझे कैश दिया, नहीं होगा, क्योंकि अनलोडिंग होती है गुड्स के ऊपर। तो सिंपल सी बात है, 4 चीजें अनलोड होंगी। कौन कौन सी 4 चीजें, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, मैंने आपको गुड्स भेजे, आपने मुझे गुड्स रिटर्न करे, बस ये 4 चीजें अनलोड होंगी। अब सवाल ये आता है कि अनलोड होंगी कहां पे, तो अनलोड होने के लिए अकाउंट बनता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। जब मैं आपको गुड्स भेजूंगा तो मैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट को डेबिट करूंगा, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। ध्यान से सुनिएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जो लोडेड प्राइस है वो डेबिट साइड पे आ रहा है, तो उसकी अनलोडिंग क्रेडिट साइड पे होगी। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे आ रहा है, उसकी अनलोडिंग क्रेडिट साइड पे होगी, कहां पर, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। अगर आपने मुझे गुड्स रिटर्न करे तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो उसकी अनलोडिंग डेबिट साइड पे होगी। और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे, तो उसकी भी अनलोडिंग डेबिट साइड पे होगी। मैं आपको एक बार ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट दिखाता हूं। सो ये देखिए, ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की जर्नल एंट्री है। जब मैंने आपको गुड्स भेजे तो मैंने एंट्री पास करी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो उसकी अनलोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। सिंपल सा फंडा है, 4 चीज अनलोड करनी है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, अनलोडिंग क्रेडिट साइड पे होगी। गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट साइड पे आता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, अनलोडिंग क्रेडिट साइड पे होगी। गुड्स रिटर्न्ड बाय द ब्रांच और ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है, अनलोडिंग डेबिट साइड पे होगी। और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे आता है, उसकी भी अनलोडिंग डेबिट साइड पे होगी। ये अगर आपने ढंग से समझ लिया इस चैप्टर के अंदर, और देखो जी इस चैप्टर में अगर कुछ मुश्किल है तो अनलोडिंग का ही कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। ओके जी। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल करते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट का। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जो भी हमारा प्रॉफिट आता है उसको हम बोलते हैं नॉमिनल ग्रॉस प्रॉफिट। इसे ट्रांसफर कर देते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। देन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में से टोटल करके जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट, वो हम ट्रांसफर करते हैं ब्रांच पीएनएल अकाउंट में। ये ब्रांच पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद हम डेटर्स का टोटल करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, या फिर अगर कोई मिसिंग चीज होगी तो वो आ जाएगी। कैश का टोटल करेंगे, वही मिसिंग चीज या फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ब्रांच एक्सपेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे ब्रांच पीएनएल अकाउंट में, तो ब्रांच पीएनएल की डेबिट साइड पे ब्रांच एक्सपेंसेस आ जाएंगे और यहां से निकल जाएगा ब्रांच का नेट प्रॉफिट, यानी कि जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है ब्रांच में। और गुड सेंड टू ब्रांच का जो फाइनल बैलेंस होता है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं एचओ के ट्रेडिंग अकाउंट में। ऐसा क्यों करते हैं, देखो जी सिंपल सी बात है, एचओ ने जब गुड्स खरीदे तो उसने ट्रेडिंग को डेबिट किया होगा परचेजेस के नाम से।
अब जब भी एचओ गुड्स भेजेगा या बेचेगा तो ट्रेडिंग क्रेडिट होगा। तो एचओ ने अगर ब्रांच को गुड्स भेजे तो एचओ अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर देगा। सिंपल सा फंडा है ये तो। नाउ अगर क्वेश्चन में लिखा है डेली रेमिटेंसेस, तो डेली रेमिटेंसेस का मतलब होता है कैश का बैलेंस जीरो होगा, कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, ठीक है। और इसके बाद जितना भी कैश कलेक्ट किया है, किसने कलेक्ट किया है, ब्रांच ने, वो टोटल वो रेमिटेंस दे देगा, यानी कि वो टोटल रेमिटेंसेस दे देगा किसको, हेड ऑफिस को। इसके बाद अगर ब्रांच का पेटी कैश अकाउंट है तो क्या होगा, तो सिंपल सा फंडा है जी, पेटी कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, जो भी पेटी कैश के लिए एचओ से मिलेगा वो डेबिट साइड पे टू एचओ कैश आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, और जो बैलेंसिंग फिगर बच जाएगी वो बन जाएगा एचओ के पेटी एक्सपेंसेस। देन अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजे तो मैंने अभी अभी आपको बताया हम अनलोडिंग करेंगे कैसे, जब गुड्स भेजे तो ब्रांच स्टॉक डेबिट और गुड्स सेंड टू ब्रांच क्रेडिट, ठीक है जी। अब यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बस स्टॉक के बदले ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा, यानी कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट हो जाएगा। ओके जी, तो ये हो गई अनलोडिंग की एंट्री। देन बारी आई जी एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस में प्राप्त किया, देखो एबनॉर्मल लॉस होता है, सिंपल सा फंडा है, लॉस कोई भी हो, चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, अगर मैंने आपको गुड्स भेजे हैं तो वो आपके गुड्स सेंड टू ब्रांच में इंक्लूडेड है, यानी कि आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर चुके हो। अब अगर आपका लॉस हो गया तो लॉस सिंपल सी बात है, या तो वहीं रहने दो, तो लॉस अपने आप पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर आप ट्रांसफर कर दो। अब अगर आपने ट्रांसफर करना है तो क्या करना पड़ेगा, ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट करेंगे और पीएनएल को डेबिट कर देंगे, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और ब्रांच का पीएनएल अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है जी। अब मान लो मैंने आपको जो गुड्स भेजे थे वो गुड्स भेजे थे 100 वाले 120 में, और वो गुड्स खराब हो गए, तो अब आपने ब्रांच स्टॉक अकाउंट में तो 120 क्रेडिट कर दिया, पर पीएनएल में आप डेबिट कॉस्ट करोगे, यानी कि 100 रुपए। तो 20 रुपए का जो लोडेड प्राइस है ना, वो लोडेड प्राइस कहां ट्रांसफर हो जाएगा, आपके ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है जी। और अगर आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम, और फिर इंश्योरेंस क्लेम ब्रांच पीएनएल की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। नाउ अगर आपका कोई नॉर्मल लॉस हुआ है तो क्या करना है, देखो जी, अगर आपका कोई नॉर्मल लॉस हुआ है तो उसको ट्रीट करने के 3 तरीके हैं, तीनों में से कोई भी अडॉप्ट कर लो। पहला, इग्नोर कर दो, अगर आप उसे इग्नोर कर दोगे योर आंसर विल रिमेन सेम। दूसरा तरीका यह है कि आप उसे एब्नॉर्मल लॉस की तरह ही ट्रीट कर दो। और तीसरा जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप ये कर सकते हो कि नॉर्मल लॉस में जो लोडेड प्राइस है ना, जो अनलोडिंग है, वो अनलोडिंग कर दो आप ब्रांच एडजस्टमेंट में, दैट्स इट। यानी कि ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट कर दो और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर दो। तीनों केसेस में आपका आंसर सेम रहेगा और सही रहेगा। इसके बाद बारी आती है इंटर ब्रांच ट्रांसफर, यानी कि ब्रांच 1 ने ब्रांच 2 को ट्रांसफर दे दिया। अगर ब्रांच 1 ने ब्रांच 2 को ट्रांसफर दिया तो हम बोल देंगे नहीं, ऐसा कोई ट्रांसफर नहीं होता, बीच में आएगा एचओ, यानी कि ब्रांच 1 ने ब्रांच 2 को दिया तो हम बोलेंगे ब्रांच 1 ने पहले एचओ को दिया और फिर एचओ ने ब्रांच 2 को दिया। इसका मतलब यह हुआ जो सेंडिंग ब्रांच है वो पहले एचओ को देगी, तो एचओ क्या एंट्री पास करेगा, एचओ कैश टू ब्रांच कैश, और फिर जो एचओ है वो रिसीविंग ब्रांच को दे देगा, तो एंट्री हो जाएगी ब्रांच कैश टू एचओ कैश। सिंपल सी बात है। गुड्स भी ऐसे ही, मतलब इसने उसको गुड्स दे दिया, हम कहेंगे नहीं नहीं इसने हमें गुड्स दिए, यानी कि गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और फिर हमने इसे गुड्स दिए, तो इस तरीके से एंट्री पास होगी। नाउ अगर ये परचेज ब्रांच है तो क्या होगा, परचेज ब्रांच में ब्रांच डेटर के बदले ब्रांच क्रेडिटर अकाउंट बनेगा। परचेज ब्रांच कौन सी ब्रांच होती है, मान लीजिए नॉर्मली जो हम ब्रांच खोलते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो हमारे फिनिश गुड्स को सेल करे, पर ये वो ब्रांच है जो अपनी लोकल मार्केट से गुड्स परचेज करके एचओ को भेजेगा और एचओ यहां पे उस गुड्स को सेल करेगा। मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ तमिलनाडु में उगती है, ओके, अब हमने क्या किया, तमिलनाडु में एक ब्रांच खोल दी, और वो तमिलनाडु की ब्रांच का काम यह है कि वो दिल्ली में सारे गुड्स खरीद के बेचेंगे और दिल्ली में हम गुड्स यहां पे बेचेंगे एक लोकल मार्केट में, ठीक है जी। तो यहां पे डेटर के बदले कौन सा अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर अकाउंट। गुड्स सेंड टू ब्रांच के बदले बनेगा गुड्स सेंड टू एचओ का अकाउंट। कोई ब्रांच पीएनएल नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, प्रॉफिट तो होएगा नहीं, ब्रांच यहां पे गुड्स भेज रहा है तो प्रॉफिट होने का कोई चांस नहीं है, और सारे के सारे खर्चे एचओ के पीएनएल में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके बाद आती है रिटेल ब्रांच या आउटलेट ब्रांच। रिटेल ब्रांच और आउटलेट ब्रांच बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क यह है कि यहां पर इनवॉइस प्राइस के बदले जो वर्ड यूज होता है वो वर्ड होता है होलसेल प्राइस। जैसे कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट हम इनवॉइस प्राइस पे बनाते थे, यहां पे होलसेल प्राइस पे बनेगा। नाम मतलब सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ इनवॉइस प्राइस के बदले होलसेल प्राइस आ गया। बस इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो रिटेल ब्रांच होती है ना, उसका जो प्रॉफिट होता है, रिटेल ब्रांच का प्रॉफिट जो होता है वो ब्रांच एडजस्टमेंट से नहीं निकलता। रिटेल ब्रांच का प्रॉफिट जो है वो आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट से ही होता है। यार सिंपल सी एक बात है,
मैं 100 वाले गुड्स अपने होलसेल कस्टमर को 120 में बेचता हूं, ठीक है, तो मैं बिना ब्रांच खोले 20 रुपए कमा ही रहा था। तो ब्रांच खोलने से मुझे कितना फायदा हुआ, उसके लिए मुझे ब्रांच को 100 वाले गुड्स 120 में दूंगा और ब्रांच उस 120 वाले गुड्स को 150 में बेचेगा। तो वो जो 30 रुपए का प्रॉफिट होगा ना, वो ब्रांच का प्रॉफिट कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से होगा, सिर्फ फर्क ये होगा कि इनवॉइस प्राइस के बदले यहां पे वर्ड यूज होगा होलसेल प्राइस। इसके बाद दूसरा होता है हमारा डेटर मेथड। डेटर मेथड में हम क्या करते हैं, ये जितने भी अकाउंट है, ये जितने भी अकाउंट हमने स्टॉक एंड डेटर में बनाए, इन सब में से गुड्स सेंड टू ब्रांच को छोड़कर बाकी सभी ब्रांच के ये जितने भी ये अकाउंट है, इन सबके बदले एक अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है ब्रांच अकाउंट। अब सवाल यह आया कि ब्रांच अकाउंट में कौन कौन सी एंट्री रिकॉर्ड होंगी। बहुत ध्यान से सुनोगे, पहली बारी में समझ आएगा। जो ट्रांजैक्शन एचओ और ब्रांच के बीच में होगी वो यहां रिकॉर्ड होगी। जो ट्रांजैक्शन ब्रांच और आउटसाइडर के बीच में होगी वो यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, मेरा स्टॉक ब्रांच के पास पड़ा है, होगा। ब्रांच के डेटर्स से मैंने पैसे लेने हैं, होगा। मतलब सिंपल सी बात है, ओपनिंग बैलेंस सारे आएंगे। डेबिट साइड पे आ गए ओपनिंग बैलेंस किसका, कैश, स्टॉक, डेटर, पेटी कैश, फर्नीचर या कोई भी एसेट है तो उसका। क्रेडिट साइड पे आ गए क्लोजिंग बैलेंसेस। नाउ ध्यान से सुनो, मैंने आपको गुड्स भेजे, रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आपके और मेरे बीच की ट्रांजेक्शन है ना। तो डेबिट साइड पे आ जाएगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। आपने मुझे गुड्स रिटर्न करे, होगा रिकॉर्ड। क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है जी। एक और बात, इसकी अनलोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में नहीं होती, इसी अकाउंट में होती है। यानी कि ब्रांच अकाउंट ही अब सारा अकाउंट है। तो डेबिट साइड पे आएगा, जब मैंने आपको गुड्स भेजे तो डेबिट होगा, तो उसकी अनलोडिंग क्रेडिट साइड पे होगी। ये देखिए, गुड्स सेंड टू ब्रांच, मैंने आपको भेजे, उसकी अनलोडिंग क्रेडिट साइड पे कर दी। नेट का मतलब यह कि जितने के मैंने आपको भेजे उसमें से जो आपने मुझे रिटर्न कर दिया मैंने माइनस कर दिए। डन हो गई बात। देन इसके बाद आपने कस्टमर को गुड्स भेजे, नहीं आएगा। आपने कस्टमर से पैसा लिया, नहीं आएगा। आपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, नहीं आएगा। आपने कस्टमर के बैड डेट्स हो गए, नहीं आएगा। यानी आपने कस्टमर के साथ कोई भी डीलिंग करी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपने मुझे कैश पे किया, आएगा। क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय एचओ कैश रेमिटेंसेस। मैंने आपके बिहाफ पे खर्चे किए, आएगा। डेबिट साइड पे आ जाएगा टू एचओ कैश एक्सपेंसेस का। ओपनिंग स्टॉक की अनलोडिंग क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग स्टॉक की अनलोडिंग डेबिट साइड पे, बचा हुआ हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये एक बहुत आसान मेथड है। अब फंडा ये है कि कब अप्लाई करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन में दिया प्रिपेयर ब्रांच लेजर्स, एस दिया है लेजर्स, तो वहां पर आपको स्टॉक एंड डेटर मेथड लगाना है। अगर आपको बोला सिंपल प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, एक अकाउंट, तो फिर डेटर मेथड लगाकर ब्रांच अकाउंट बनाकर दिखाना आपको। देन इसके बाद फाइनल अकाउंट्स मेथड इज वेरी सिंपल। सबसे पहली बात, इसमें लोडिंग अनलोडिंग का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स जो बनते हैं वो ट्रेडिंग पीएनएल हमेशा कॉस्ट पे बनते हैं। यानी कि यहां पर लोड कर, पहले जो हमारे पास लोडेड प्राइस होगा हम उसे अनलोड करके ही रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि यहां पे आपको सिंपल एक ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाकर दिखाना है। देन इसके बाद बारी आती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। ये समझने वाली बात है, इसे ध्यान से सुनना। इंडिपेंडेंट ब्रांच, इसका मतलब आप अपनी बुक्स खुद बनाओगे और मैं अपनी बुक्स खुद बनाऊंगा। ओके जी। अब मैंने आपको गुड्स भेजे तो मैं एंट्री पास करूंगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। आप करोगे कि आपके पास गुड्स आए हैं तो गुड्स फ्रॉम एचओ अकाउंट डेबिट टू एचओ। सर अभी तक मैं तो कोई एंट्री नहीं कर रहा था, सारी एंट्री अभी तक आप कर रहे थे, क्योंकि अभी तक जो मैं आपको समझा रहा था वो डिपेंडेंट ब्रांच थी। और डिपेंडेंट ब्रांच के केस में जो बुक्स बनाता है वो कौन बनाता है, एचओ बनाता है। तो अभी तक मैंने ये बार भी नहीं बोला था कि आप क्या एंट्री पास करोगे, पर अब मैं बोल रहा हूं आप क्या एंट्री पास करोगे। अब आपकी एंट्री हो गई इंडिपेंडेंट वाली, यानी कि जो ब्रांच वाली एंट्री है ये आपकी है और जो ये एचओ वाली एंट्री है ये मेरी है। नाउ अगर आपने मुझे गुड्स रिटर्न करे, तो मैं एंट्री पास करूंगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट, यानी कि जो ऊपर टू ब्रांच अकाउंट, जो मैंने ऊपर एंट्री पास करी थी मैंने उसको रिवर्स कर दिया। आप क्या एंट्री पास करोगे, एचओ अकाउंट डेबिट टू गुड्स फ्रॉम एचओ, आपने अपनी एंट्री रिवर्स कर दी। इसके बाद आपने बाहर मार्केट से गुड्स खरीदे, मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा, पर आप करोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर क्रेडिटर, जो भी आपने खरीदे। ठीक है। देन इसके बाद आपने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, मैं कोई एंट्री पास नहीं करूंगा, आप करोगे क्रेडिटर टू कैश। ठीक है। आपने गुड सेल करे, मैं कोई एंट्री पास नहीं करूंगा, आप करोगे डेटर या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपने डेटर से कलेक्शन करी, आपने करी, मैंने नहीं करी, तो मैं एंट्री कोई नहीं करूंगा, आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। इसका मतलब ये हो गया कि मैं तभी एंट्री पास करूंगा जब आप ट्रांजेक्शन मेरे साथ करोगे, अगर आप बाहर किसी के साथ करोगे मैं नहीं करूंगा। ठीक है। जैसे आपके एक्सपेंसेस आपने पे करे, मैं कोई एंट्री पास नहीं करूंगा, तो आप क्या करोगे, एक्सपेंसेस टू कैश। अब सुनो,
आपके एक्सपेंस मैंने पे कर दिए। अब एक्सपेंस किसके? आपके। तो आप एक्सपेंस को डेबिट करोगे। पे किसने करे? मैंने। मैं टू कैश करूंगा। सर ये थोड़ी ना होता है, ऐसे एंट्री थोड़ी ना कंप्लीट होगी। हमारे को दोनों को डेबिट क्रेडिट करना चाहिए। आप क्या कह रहे हो कि मैं करूंगा एक्सपेंसेस डेबिट, मतलब आप एक्सपेंसेस को डेबिट करोगे और मैं कैश को क्रेडिट करूंगा। बेटा अब क्या एंट्री पूरी कैसे होगी? आप मेरा नाम लिख दोगे, मैं आपका नाम लिख दूंगा, मतलब आप एंट्री पास करोगे एक्सपेंसेस टू एचओ और मैं करूंगा ब्रांच टू कैश। सिंपल सी बात है। अगर आपके एक्सपेंसेस मैं पे करूंगा तो मैं ये बोल दूंगा मैंने आपको कैश दिया और आपने मुझसे कैश लिया, खत्म बात। तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? ब्रांच टू कैश, और आप करोगे एक्सपेंसेस टू एचओ। ओके। और अगर मेरे एक्सपेंसेस आपने पे कर दिए तो मैं एक्सपेंस को डेबिट करूंगा, आप कैश को क्रेडिट करोगे, बाकी एक दूसरे का नाम लगा देंगे। यानी मेरी एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, आपकी हो जाएगी एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये सारी एंट्री इसी पे बेस्ड है। आपने मुझे कैश दिया, अब मेरे पास कैश आया तो मैं करूंगा कैश अकाउंट डेबिट। आपने कैश दिया तो आप करोगे कैश अकाउंट क्रेडिट। मैं करूंगा कैश टू ब्रांच, आप करोगे एचओ टू कैश। तो यहां पर आपको यह समझना है कि हम दोनों अलग अलग पार्टी हैं और हम दोनों आपस में अगर ट्रांजेक्शन करेंगे तो रिकॉर्ड होगा, अगर बाहर से करेंगे तो रिकॉर्ड नहीं होगा। देन आपके डेटर से मैंने कलेक्शन कर ली। अब अगर आपके डेटर से मैं कलेक्ट करूंगा तो मेरे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, और आपके डेटर्स कम हो गए तो आप करोगे टू डेटर्स। तो आपकी एंट्री कंप्लीट कैसे होगी? एचओ टू डेटर्स। मेरी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी कैश टू ब्रांच। ठीक है जी। अब अगर कोई इंटर ब्रांच ट्रांसफर है, यानी कि आपने गुड्स किसी और ब्रांच को भेज दिए, तो मैंने अभी अभी क्या कहा था, इंटर ब्रांच ट्रांसफर नाम की कोई चीज नहीं है। आप गुड्स मुझे दोगे और मैं गुड्स ट्रांसफर करूंगा दूसरी ब्रांच को, राइट। तो जब आपने मुझे गुड्स दिए तो मैंने जो ऊपर एंट्री पास करी थी मैं उसे रिवर्स कर दूंगा। मतलब मैं एंट्री पास कर दूंगा, आपने मेरे गुड्स वापस दे दिए तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, और दूसरी ब्रांच के लिए मैं एंट्री पास कर दूंगा। ठीक है। अब लेकिन ना मैं दो दो एंट्री पास नहीं करना चाह रहा, तो उसके लिए मैं क्या एंट्री पास करूंगा? नेट एंट्री। समझना ध्यान से। जब आपने मुझे गुड्स दिए थे तो मैंने एंट्री पास कर दी थी गुड्स सेंड टू ब्रांच टू सेंडिंग ब्रांच, और मैंने उसे भेजे तो मैंने एंट्री पास कर दी रिसीविंग ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो मैं क्या करूंगा? जीएसटी भी तो दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है, उसको हटा दूंगा। सिर्फ एंट्री के पास करूंगा रिसीविंग ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेंडिंग ब्रांच। मतलब मेरी बुक्स में सिंपल एंट्री पास होगी रिसीविंग ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेंडिंग ब्रांच। अब इंटर ब्रांच अगर कैश भी है तो भी रिसीविंग ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेंडिंग ब्रांच। ठीक है जी। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। आपकी फिक्स एसेट आपने खरीदी, मैं एंट्री पास नहीं करूंगा, आप करोगे फिक्स एसेट्स टू कैश। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आप लगाओ, मैं कोई एंट्री पास नहीं करूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, आपकी एंट्री हो गई है। देन इसके बाद आपकी फिक्स एसेट मैंने खरीदी, तो इन दैट केस फिक्स एसेट्स आप डेबिट करोगे, कैश को मैं क्रेडिट करूंगा। मतलब मेरी एंट्री हो जाएगी ब्रांच टू कैश, आपकी एंट्री हो जाएगी फिक्स्ड एसेट टू एचओ। देन इसके बाद आपने इस पे डेप्रिसिएशन लगाया, मैं कोई एंट्री पास नहीं करूंगा, आप करोगे डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट्स। देन आपकी फिक्स्ड एसेट्स आपने परचेज करी पर अकाउंट में मेंटेन करूंगा। सर ये क्यों? बस वैसे ही, अकाउंट्स मैं मेंटेन करूंगा फिक्स्ड एसेट्स का, बाकी परचेज आपने करी है। तो इस केस में फिक्स्ड एसेट्स परचेज करी आपने तो टू कैश आप करोगे, पर फिक्स्ड एसेट्स को डेबिट मैं करूंगा, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, और आपके एंट्री पास करोगे एचओ टू बैंक। डन। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन, क्योंकि अकाउंट में मेंटेन कर रहा हूं तो टू फिक्स्ड एसेट्स मैं करूंगा और डेप्रिसिएशन को आप डेबिट करोगे। मतलब डेप्रिसिएशन तो आपका एक्सपेंस है ना, यूज तो आप कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन आप डेबिट करोगे, पर क्योंकि अकाउंट में मेंटेन कर रहा हूं तो टू फिक्स्ड एसेट्स मैं करूंगा। तो आपकी बुक्स में एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन टू एचओ, और मेरी बुक्स में एंट्री हो जाएगी बैंक टू फिक्स्ड एसेट्स, ब्रांच टू फिक्स्ड एसेट। ठीक है जी। देन इसके बाद आ जाओ स्टॉक इन ट्रांजिट। अगर स्टॉक ट्रांजिट में है, यानी कि रस्ते में है, तो स्टॉक हो या कैश हो, कोई भी चीज अगर रस्ते में, तो उसकी एंट्री पास करता है रिसीविंग पार्टी। रिसीविंग पार्टी यानी कि जिसने जो गुड्स है वो रिसीव करने हैं, जिसने जो कैश है वो रिसीव करना है। जैसे स्टॉक इन ट्रांजिट में मैंने आपको गुड्स भेजे हैं, तो आप एंट्री पास करोगे स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ, और आपने मुझे कैश भेजा पर अभी तक मुझे मिला नहीं है, तो मैं एंट्री पास करूंगा कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। अब जब भी हमें कंसोलिडेशन करना होगा, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि ये एचओ है, ये ब्रांच है, आपने अपनी बुक्स बनाई, मैंने अपनी बुक्स बनाई, अब आप अपनी बुक्स मुझे दोगे, और जब आप अपनी बुक्स मुझे दोगे तो इन दैट केस मैं आपकी बुक्स को अपनी बुक्स के साथ कंसोलिडेट करके पूरे एक फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा। अब जब कंसोलिडेट करना होगा तो सबसे पहला स्टेप होता है रिकंसिलिएशन का। रिकंसिलिएशन का मतलब यह है कि अगर मान लो आपकी और मेरी बुक्स में कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं,
मैंने आपको गुड्स भेजे 1 लाख के, पर आप कह रहे हो नहीं नहीं 80 के भेजे हैं, तो 20,000 कहां गए हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। आप कह रहे हो आपने मुझे कैश भेजा है 10,000 का, पर मैं कहता हूं नहीं नहीं मेरे को तो 9,500 मिले हैं, तो अब वो 500 रुपए कहां गए हम वो भी रिकॉर्ड करेंगे। पहले हम दोनों रिकंसिलिएशन करेंगे, रिकंसिलिएशन के बाद हम इनकॉर्पोरेशन करेंगे। इनकॉर्पोरेशन मतलब मैं आपकी सारी एसेट्स को अपने पास लेकर आऊंगा, यानी मैं एंट्री पास करूंगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, और फिर मैं अपनी लाइबिलिटीज को भी अपने पास लेके आऊंगा, मैं एंट्री पास करूंगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, और उसके बाद फिर मैं कंसोलिडेट करके एक बुक्स बना दूंगा। यहां पर भी स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट होगा, लेकिन सिर्फ कौन सी वैल्यू पे ध्यान से सुनना। इंडिपेंडेंट ब्रांच में जो स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक पे होता है। किस किस पे? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक पे। और यहां पर सारा का सारा स्टॉक रिजर्व पीएनएल अकाउंट में आता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं आपसे लोडिंग अनलोडिंग की, तो मैंने यहां पे पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। डिपेंडेंट ब्रांच के केस में स्टॉक एंड डेटर मेथड में गुड्स सेंड टू ब्रांच और स्टॉक दोनों का होता है और वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आता है। डेटर मेथड में भी दोनों का होता है और वो ब्रांच अकाउंट में आता है। फाइनल अकाउंट्स मेथड क्योंकि कॉस्ट बेसिस पर प्रिपेयर होता है तो उसमें नहीं होता। इंडिपेंडेंट ब्रांच में गुड्स सेंड टू ब्रांच का नहीं होता, लेकिन स्टॉक का होता है, और स्टॉक का एचओ की बुक्स में आता है पीएनएल की डेबिट साइड पे, और बैलेंस शीट में से लायबिलिटी में से माइनस हो जाता है। और जब आप कंसोलिडेटेड बना रहे होगे तो वो पीएनएल में डेबिट होगा और बैलेंस शीट के स्टॉक में से माइनस होगा। ठीक है जी, तो ये है हमारा ब्रांच अकाउंट। अब इसके बाद है फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच में आपको ध्यान से समझनी है दो बातें। फॉरेन ब्रांच में दो तरीके होते हैं, एक ईफो और एक नीफो। ईफो मतलब इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और नीफो मतलब नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। अगर आप इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको कैसे वो करना है, फिक्स्ड एसेट्स को एक्चुअल रेट पे यानी स्पॉट रेट, जिस रेट पे आपने उसे खरीदा था, करंट एसेट्स क्लोजिंग रेट, करंट लायबिलिटी क्लोजिंग रेट, लोन क्लोजिंग रेट, एचओ का अकाउंट एक्चुअल ले लेंगे, इनकम एवरेज रेट, एक्सपेंस एवरेज रेट, डेप्रिसिएशन जिस रेट पे आपने फिक्स्ड एसेट्स को कन्वर्ट किया उसी रेट पे, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रेट, गुड्स फ्रॉम एचओ एक्चुअल, स्पेसिफिक एक्सपेंस है तो स्पेसिफिक रेट। सिंपल सी बात है जी, करंट एसेट करंट लायबिलिटी लोन ये सब क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रेट, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट, खर्चे और इनकम एवरेज रेट पे, अगर कोई स्पेसिफिक खर्चा है तो स्पेसिफिक रेट पे, डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट एक्चुअल रेट पे जिस रेट पे हमने एसेट को खरीदा था। गुड्स फ्रॉम एचओ, मैंने आपको गुड्स दिए होंगे तो आपके पास गुड्स आए हैं तो वो मैं एक्चुअल लूंगा, और गुड्स सेंड टू ब्रांच के बेसिस पे, और जो आपने मेरी बुक्स में एचओ का अकाउंट खोला हुआ है उसको भी मैं एक्चुअल रेट पे लूंगा। अब ईफो और नीफो में क्या फर्क है? जहां पर हमने फिक्स्ड एसेट्स को एक्चुअल रेट पे किया है, नीफो यानी कि नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में हम फिक्स्ड एसेट्स को कन्वर्ट करते हैं क्लोजिंग रेट पे, और यहां पे ट्रांसलेशन के टाइम पर जो भी डिफरेंस आता है वो डिफरेंस ट्रांसफर होता है एफसीटीआर यानी कि फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में, और ये बैलेंस शीट में हम सेपरेटली शो करते हैं। सो बेटा ये है मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस पूरे टॉपिक में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब ब्रांच को एचओ गुड्स भेजेगा और वो गुड्स अगर ट्रांजिट में है तो उसके ऊपर भी आपको अनलोडिंग करनी है। देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, ओके, लेकिन डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं होता कि पढ़ना नहीं है। डिफिकल्ट का मतलब ये होता है कि उसे ढंग से पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है। ओके जी, तो ये था हमारा ब्रांच अकाउंटिंग। आई होप आपका सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।